मैं 12 साल का था जब मेरे पेरेंट्स की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई। मेरे दादाजी ने ही मुझे बड़ा किया, पर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे मेरा ध्यान रखने के लिए। मेरे दादाजी के एक दोस्त थे जिनका एक हिल स्टेशन में कॉन्वेंट स्कूल था। उन्होंने मुझे वहाँ एडमिट कराने का डिसाइड किया ताकि उनकी डेथ के बाद मुझे कोई फॉस्टर होम या फिर अनाथ आश्रम में ना जाना पड़े। एक दिन सुबह हम दोनों ट्रेन में बैठ के हिल स्टेशन जाने के लिए रवाना हो गए। मेरे माता पिता के डेथ के बाद मैं एक शांत बच्चा बन गया था। वो कॉन्वेंट सिर्फ लड़कों के लिए था, स्कूल में ही हॉस्टल भी था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे गले लगा लिया और कहा, हेलो रिचर्ड, मैं फादर बेकर हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, जहाँ कहीं भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसी को अपना घर समझो। मेरे दादाजी ने उनसे कुछ देर बात की और फिर मुझे कहा, मैं तुम्हें छुट्टियों में लेने आऊंगा। तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझसे बात कर सकते हो, बस फादर बेकर को बता देना, ओके? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मुझे अभी तक अपने दादाजी की आंसू भरी आंखें याद है जब वो स्कूल के गेट पे खड़े मुझे बाय कह रहे थे। वो स्कूल एक घाटी में बना हुआ था और उसके चारों ओर पहाड़ थे। बीच में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान था। सच बताऊं तो पहले कुछ हफ्ते मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, पर टाइम के साथ मैं भी हर दूसरे लड़के की तरह इस नए माहौल में घुल मिल गया। हॉस्टल के हर एक कमरे में 3 लोगों के सोने की जगह थी। मेरे रूममेट्स क्रिस और बर्नार्ड, जिसे हम बैरी बुलाते थे, हम बहुत जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। हम एक टीम थे। वो लोग मुझे हमेशा बदमाशों या किसी भी प्रॉब्लम से बचाते थे। शायद वो मेरे लिए बुरा महसूस करते थे। वजह जो भी हो, वो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मैंने पूरी जिंदगी के लिए कमाए हैं। मैं अभी भी उनसे टच में हूँ और हमेशा रहूंगा। अब वापस कहानी पर आते हैं। हमारा कमरा एक जंगल के सामने था, एक एबेंडन झील के साथ। वो हमारे हॉस्टल की पीछे वाली साइड थी। वहाँ छोटे छोटे पौधे और टूटे हुए पिलर्स सब जगह बिखरे हुए थे। लेक का पानी काला और गंदा था। एक शाम हम अपने रूम में बैठे अपना होमवर्क कर रहे थे। मौसम अच्छा था, पर फिर भी मुझे थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। मैं खिड़की के पास गया और बार्नी भागता हुआ मेरे पास आया और डरी सी आवाज में बोला, ये तुम क्या कर रहे हो रॉबर्ट? मैं उसकी ऐसी आवाज सुन के चौंक सा गया। मैंने अजीब सा जवाब दिया, ये खिड़की खोल रहा हूँ, मुझे इस कमरे में घुटन महसूस हो रही है। तो मैंने सोचा। क्रिस उठा और बोला, नहीं, तुम इस खिड़की को अंधेरा होने के बाद नहीं खोल सकते। ये यहाँ का कठोर नियम है। वो कमरे जो कब्रिस्तान की तरफ है, अंधेरा होने पर वहाँ की कोई खिड़की नहीं खुल सकती। यह ऑब्वियसली मेरे लिए एक नई जानकारी थी। हालांकि मुझे यहाँ सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था, मुझे इस कॉन्वेंट की छोटी सी छोटी बातें पता चल गई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ एक कब्रिस्तान भी है। मैंने उलझन भरी चेहरे से जवाब दिया, कब्रिस्तान कहाँ है? मुझे यहाँ कोई कब्रिस्तान वाले पत्थर नहीं दिख रहे। मेरा मतलब, जब कल सुबह भी मैंने खिड़की खोली थी तो मुझे सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखे उस एबेंडन झील के पास। क्रिस अपनी सीट पे वापस बैठ गया और अपने ग्लास से पानी पीने लगा। बर्नी ने मुझे धीमी आवाज में कहा, बैठ जाओ, हम तुम्हें बताते हैं। मुझे उनका बर्ताव इतना चेंज देखकर काफी आश्चर्य हुआ। कुछ समय चुप रहने के बाद क्रिस ने बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले ये कॉन्वेंट एक रॉयल घर होता था, एक ब्रिटिश ऑफिसर का। उसका नाम जेराल्ड शॉ था। मिस्टर शॉ की वाइफ का नाम इमली था। उनकी इकलौती बेटी समायरा ब्रेन फीवर की वजह से मर गई। उनकी बेटी की डेथ के बाद मिस्टर शॉ ने अपने आप को संभाल लिया था, पर उनकी वाइफ इमली से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें इस बात का बहुत दुख और डिप्रेशन हुआ। उन्होंने अपने आप को झील में डुबा दिया। अगली सुबह उनकी एक मेड को इमली शॉ की बॉडी झील में तैरती हुई मिली, मरी हुई। मिस्टर शॉ ने अपनी वाइफ के लिए फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने उसे चर्च के कब्रिस्तान में दफनाया, पर अगली सुबह उन सब ने एक बहुत ही अजीब घटना देखी। उन्होंने देखा उसकी कब्र खुदी हुई थी और कॉफिन ग्राउंड पे ऐसा पड़ा था जैसे किसी ने निकाला हो। इस घटना को अजीब सी घटना समझ के उन्होंने उसे वापस दफना दिया, पर फिर वही चीज बार बार 3 बार हुई। वो जब जब उसे दफनाते उसकी कब्र अपने आप बाहर निकल आती। चर्च के प्रीस्ट ने मिस्टर शॉ को बताया कि उनकी वाइफ ने पाप किया था क्योंकि उसने सुसाइड की थी और क्रिश्चियनिटी में इसे पाप माना जाता है। हॉली चर्च का ग्रेवयार्ड उसकी बॉडी को स्वीकार नहीं कर रहा। गुस्से में मिस्टर शॉ ने अपनी बीवी की बॉडी ली और उसे उसी मैदान में ही दफना दिया जो उस समय घर का गार्डन था। तब से लोगों का कहना है कि इमली की आत्मा वहां भटकती है और अगर वो किसी को दिख जाए तो उस इंसान को मारकर उसकी आत्मा निकालने की कोशिश करती है। वो अभी भी वही दफन है और उसके नाम का पत्थर शायद उन्हीं झाड़ियों में कहीं खो गया है। मैंने कहा, और इसमें से कितनी कहानियां एक्चुअली में सच है? बर्नी ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, पिछले साल रूम नंबर 707 में एक लड़का खिड़की खोल के सो गया।
वो पूरी रात कमरे में अकेला था क्योंकि उसके रूममेट छुट्टियों पे घर गए थे। अगले दिन जब लोग उसे प्रेयर के लिए बुलाने गए, वो मरा हुआ मिला। उसकी आंखें दूसरी तरफ मुड़ी हुई थी और जीभ मुंह से बाहर आई हुई थी। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने नींद में घोट के मारा था। ऐसी पुरानी जगहों की कोई ना कोई डरावनी कहानी जरूर होती है। मैं अपना होमवर्क वापस करने लगा और बोला, वेल, एक बार तुम मर गए। यही जीवन का सच है, वरना मेरे पेरेंट्स मेरे पास बहुत पहले ही वापस आ गए होते। ऑब्वियसली ऐसी बात ने दोनों क्रिस और बर्नी को चुप करके रख दिया था। पर टाइम के साथ मैंने रियलाइज किया कि कैसा पूरा स्कूल शॉ फैमिली की कहानी को सच मानने लग गया था। वहाँ पे कई खिड़कियां ग्रेवयार्ड की तरफ थी, तो उन सब कमरों को लॉक करना नामुमकिन था। मुझे इस बात ने भी हैरान किया कि कैसे स्कूल के सारे लड़के इस कहानी पे विश्वास करते हैं और कैसे सब अंधेरा होने पर अपने कमरों की खिड़की भी नहीं खोलते। वो लड़के जिनके कमरों की खिड़की दूसरी तरफ है, वो भी सूरज ढलने पर खिड़कियां नहीं खोलते। मैं इस कहानी को सुनने के बाद कोई ड्रामा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वैसे भी इस कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं सोचा कि खिड़की खुली या बंद होने से क्या होता है। छुट्टियां आई और हम सब घर जाने के लिए तैयार हो गए। हम अपने बैग्स पैक कर रहे थे कि तभी हमारी सफाई वाली आंटी मिस ब्राइट अंदर आई। उन्होंने एक प्यार भरे स्वर में कहा, लगता है मेरे बच्चे घर जाने को तैयार हो गए हैं। अब बेचारी मिस ब्राइट को कौन मिस करेगा। हमने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और फिर मैंने कहा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे और सब लोग उन्हें बहुत मिस करेंगे। वो हम सब की बहुत देखभाल करती थी। मिस्टर ब्राइट फिर से रूम साफ करने लग गई और हम फिर पैकिंग करने लग गए। मिस ब्राइट ने खिड़की खोली और सूरज की तेज रोशनी कमरे के अंदर आने लगी। मैं खिड़की के पास गया और वहाँ चुपचाप खड़ा बाहर खाली झील और झाड़ियों भरे ग्राउंड को देखने लगा। क्रिस ने मुझे बुलाया और कहा, चलो चले रॉबर्ट, तुम्हारे दादाजी नीचे वेट कर रहे हैं। हम घर के लिए निकल पड़े। वो एक महीने की छुट्टियां थी। मैं अपने दादाजी के घर गया और मैंने वहाँ बहुत मजे किए। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत पैसा छोड़ गए हैं, तो मुझे कॉलेज की और आगे के टाइम की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, दादाजी, क्या आप मानते हो कि इंसान मरने के बाद भी वापस आ सकता है? ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा प्रश्न एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उन्होंने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहा, वेल, उन्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके दिल में रहते हैं, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स, वो अभी भी तुम्हारे दिल में है, अभी भी तुम्हारे साथ है। मैंने कुछ ऐसा ही जवाब एक्सपेक्ट किया था, तो मैंने उस बात को वही खत्म कर दिया। छुट्टियों के बाद हम सब वापस स्कूल पहुंचे। क्रिस और मैं नीचे दादाजी को गुड बाय बोल रहे थे और बेरनी रूम खोलने चला गया। स्कूल ने हम सबको एक रूम की चाबी दी हुई थी। जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला, हमें उसकी चीखने की आवाज आई। हम तुरंत अपने कमरे की तरफ भागे। हमने देखा बेरनी जमीन पर बेहोश पड़ा था, पर उसके अलावा वहाँ और बहुत कुछ हो रहा था। कमरा पूरा लूटा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने हर एक फर्नीचर के पीस पे अपना गुस्सा निकाला हो। यही नहीं, वहाँ पूरे फ्लोर पे खूनी पैरों के निशान भी थे और खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी। बाद में पता चला कि मिस ब्राइट से खिड़की खुली रह गई थी, पर मैं इस बात को नहीं मानना चाहता था कि किसी औरत के भूत ने हमारे कमरे को ऐसा किया। मिस ब्राइट को अपनी लापरवाही की वजह से सस्पेंड किया गया। बर्नी को एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और क्रिस उस रात उसके साथ रहने चला गया। इस घटना की गंभीरता की वजह से मैंने जिद पकड़ ली थी ये जानने की कि इस कहानी में कितना सच है। मुझे मिस ब्राइट की इतनी छोटी सी बात पे सस्पेंड होने पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उस रात तो मैंने ठान ली। डिनर के बाद मैं कमरे में आया और मैंने खिड़की खोली। उस समय 8 बजे थे। ये ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। पीछे की एबेंडन झील बिल्कुल वही खड़ी थी। टीड़ों की आवाज से वहाँ का माहौल थोड़ा डरावना सा लग रहा था। मैं वापस बेड में गया और अपने आप से कहा, देखते हैं कि तुम सच में हो या नहीं, एमिली। मुझे याद नहीं वो क्या टाइम था, पर मैं किसी की गहरी सांसों की आवाज से उठा। जब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली, मेरे कमरे में अंधेरा था जिसमें हल्की चांद की रोशनी आ रही थी। पहले मुझे कुछ नहीं दिखा, पर फिर एकदम से मेरी नजर खिड़की पर पड़ी और जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पे एक औरत खिड़की पे चढ़ी हुई थी। उसने खिड़की पे लगा लोहे का सरिया पकड़ा हुआ था और उसका मुंह बड़ा सा खुला था। मैंने ऐसा खतरनाक चेहरा आज तक नहीं देखा। उसका मुंह इतना बड़ा था कि मुझे उसके मुंह के अंदर का हर हिस्सा दिख रहा था। वो मुझे बस घूरती रही और फिर अंदर आने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने अपना बड़ा और पतला हाथ डाला, मुझे लगा किसी ने मेरे गले के पीछे से छुआ। मैं पीछे मुड़ा और देखा मेरी मम्मी वहाँ खड़ी हुई थी। वो किसी परछाई की तरह लग रही थी। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा,
रॉबी उठो और लाइट्स ऑन करो। मुझे नहीं पता उस समय मुझ में कहाँ से हिम्मत आई। मैं बेड में से कूदा और लाइट्स ऑन कर दी। मुझे खिड़की पर कोई नहीं दिखा, बस वो काली झील ही दिखी। मैंने झट से खिड़की बंद कर दी और उस रात मैं अपने क्लासमेट के साथ सोया। मैंने किसी से भी इसके बारे में बात नहीं की, सिर्फ अपने दोस्त क्रिस और बैरनी को बताया। बैरनी और क्रिस ने कहा, तुम्हारी मम्मी तुमसे इतना प्यार करती थी कि वो उस रात तुम्हारी जान बचाने के लिए आई, और वैसे भी प्यार सब बुराइयों से बड़ा होता है। मैं ये बात सुनकर रोने लगा, पर उनके शब्दों से मुझे हिम्मत भी मिली। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम मेरी बातों पे विश्वास करते हो या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मेरे मम्मी पापा जहाँ भी है मुझे देख रहे हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग का लास्ट ईयर ख़त्म किया, पर जब तक मैं वहाँ था हम में से किसी ने भी शाम होने के बाद वो खिड़की कभी नहीं खोली।